दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। और रोज़ की तरह वही बात, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले कहानी सुनिए, अच्छी लगे तो उसके बाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है अद्भुत प्यार। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते करते रात के 11 बज गए थे। वैसे इस तरह के ढेरों कार्यक्रमों के आयोजन ने दामिनी को बेहद प्रवीण कर दिया था, पर आज कार्यक्रम की योजना बनाने में हृदय दामिनी का साथ नहीं दे पा रहा था। मस्तिष्क योजना तैयार करता और हृदय चोरी चोरी धड़क कर विचारों को बाधित करता जाता। खींच आ रही थी दामिनी को खुद पर। इतने बड़े बच्चों की माँ का इस तरह से एक अनजाने भय से कांप उठना, एक कोमल भाव को चेहरे पर अलंकृत करके अंदर ही अंदर रोमांचित होते रहना उसे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। पर हृदय अपने वश में कहाँ होता है। भावनाएं तो लगातार बहती ही रहती हैं। सिर को झटक कर दामिनी स्वयं को माया जाल से मुक्त करने का लगातार प्रयास करने लगी और सब प्रयास तैयार किए गए कार्यक्रम की रूपरेखा का पुनः अवलोकन करने लगी। संचालन किसके जिम्मे होगा? प्रस्तावित भाषण कितना लंबा होगा? पुष्पगुच्छ से मुख्य अतिथि व मंच पर विराजमान अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत किस किस के हाथों कराना होगा? दीप प्रज्वलन के उपरांत सरस्वती वंदना कौन गाएगी? और सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत कृतज्ञता ज्ञापन की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? पूरी रूपरेखा अच्छे से तैयार थी। बस मंच संचालन के पूर्व अपर्णा से एक बार रिहर्सल के लिए कहना होगा। वैसे तो अपर्णा को मंच की आदत अच्छे से है, पर कार्यक्रम का संचालन वो पहली बार करने जा रही है। एक रिहर्सल से प्रिंसिपल मैडम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगी। दामिनी सालों से मंच संचालन करती आ रही है, पर इस बार उसके इनकार कर देने से प्रिंसिपल मैडम अचानक से नर्वस हो रही थी। इसीलिए दामिनी की इच्छा थी कि इस बार सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हो कि मुख्य अतिथि तो प्रभावित हो ही जाए। प्रिंसिपल मैडम का यह भ्रम भी टूट जाए कि अच्छा संचालन सिर्फ दामिनी ही कर सकती है। दामिनी ने कुछ काव्य पंक्तियां भी तैयार कर ली थी ताकि कार्यक्रम की रोचक शुरुआत हो सके। पिछले 3 रोज से प्रिंसिपल मैडम से जब भी आमना सामना होता तो वे कुछ न कुछ तीखे वचन सुनाकर दामिनी को यह जता देती कि वो उससे बुरी तरह से खफा है। अचानक ही दामिनी के कार्यक्रम संचालन हेतु इनकार कर देने से वे आक्रोश से भर गई थी। सारा कॉलेज सिर पर उठा लिया था उन्होंने। महीनों से चल रही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रैक्टिस देखकर भी वो आश्वस्त नहीं हुई थी कि इस बार कार्यक्रम सफल हो पाएगा। लाल पीली होती हुई वो दामिनी पर बुरी तरह से बरस पड़ी थी। ऐन मौके पर आखिर कौन सी समस्या आ गई है, क्या मैं जान सकती हूँ? कार्यक्रम की सफलता का संपूर्ण दायित्व क्या सिर्फ प्रिंसिपल का ही होता है? मैडम, दरअसल दामिनी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे अवसर ही नहीं दिया। बुरी तरह से बिफरती हुई बोली, यदि मुख्य अतिथि कोई सामान्य व्यक्ति होते तो कोई बात नहीं थी। राज्य के शिक्षा मंत्री आ रहे हैं हमारे कॉलेज में, और तुम? मंत्री महोदय निश्चित ही इस कॉलेज की उन्नति के बारे में कुछ सोचेंगे। आखिर वो इसी कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक रह चुके हैं। उनके स्वागत में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। मैडम, वो मैं ज़रा तनावग्रस्त हूँ। घर की कुछ पर्सनल समस्याएं हैं, मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी। दामिनी सफ़ेद झूठ बोल गई थी। ओह! ध्यान से दामिनी के चेहरे को देखते हुए प्रिंसिपल मैडम कदाचित उस चेहरे पर तनाव तलाश रही थी जहाँ एक गुलाबी रंगत बड़ी ही दृढ़ता के साथ चमक रही थी। पर दामिनी के स्पष्ट इनकार के बावजूद प्रिंसिपल मैडम एक और प्रयास करते हुए बोली, दामिनी, इस बार तुम किसी भी तरह संभाल लेती तो कितना अच्छा रहता। दरअसल पहली बार इस कॉलेज में शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी ही, पर मैं चाहती थी
कि मंच संचालिका भी बड़ी ही सफाई से कॉलेज की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालती जाए। जी वो तो ठीक है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि कार्यक्रम सफल ज़रूर होगा। आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही मैं मंच संचालन के लिए अपर्णा से कहूँगी, वो ज़रूर कर लेगी अच्छे से। ठीक है, निराश होती हुई प्रिंसिपल मैडम बोली, पर ध्यान रखना यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ भी गड़बड़ ना हो। जी जी हाँ बिल्कुल, दामिनी ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। तो फिर एक बार प्रिंसिपल मैडम ने गहरी नज़रों से दामिनी को ध्यान से देख लिया, जहाँ किसी तनाव किसी गम का नामो निशान न था। वो चकित थी, पहली बार दामिनी को ऐसी दृढ़ता करते हुए जो देख रही थी। प्रिंसिपल के जाते ही दामिनी चुपके से मुस्कुरा दी। 4 रोज़ पहले उसे कहाँ पता था कि मुख्य अतिथि बनकर डॉक्टर सोहम शर्मा यहाँ आने वाले हैं उनके कॉलेज में। बड़ी मुश्किल से प्रिंसिपल मैडम का डॉक्टर शर्मा से संपर्क हो पाया था। इसी शहर में डॉक्टर शर्मा का घर होने से उनका आना जाना लगा ही रहता है। खुशकिस्मती से कॉलेज के फंक्शन के दौरान भी वो आ रहे थे और सहर्ष मुख्य अतिथि बनने को तैयार भी हो गए थे। दामिनी ने कार्यक्रम हेतु छपवाया गया निमंत्रण कार्ड उठाकर ध्यान से देखा। कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में छपा था डॉक्टर सोहन शर्मा का नाम। दामिनी का हृदय धीरे से धड़क गया उसे देखकर। कितना सुखद संयोग है कि आज डॉक्टर सोहम शर्मा शिक्षा मंत्री हैं और उसी कॉलेज में प्रमुख अतिथि बनकर आ रहे हैं जिस कॉलेज में वे कभी प्राध्यापक रह चुके हैं। तब दामिनी इस कॉलेज की बेहद अल्हड़ उत्साहित छात्रा थी। हर वक्त केवल हंसी मजाक, धूम धड़ाका, शोरगुल, यही सब पसंद था दामिनी को। कॉलेज के जीवन को पूरी तरह एंजॉय करने की आकांक्षी दामिनी तब खुशी से झूम जाया करती जब कॉलेज के ढेर सारे खूबसूरत नौजवानों को अपने इर्द गिर्द मंडराता हुआ पाती। लड़कों को रिझाना दामिनी का खास शौक था। लड़कों को मोहित करके अपने खूबसूरत होने के एहसास से झूम जाया करती दामिनी। ऐसा करना उसे काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन दामिनी के हृदय को छूने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। अपने इर्द गिर्द मंडराते युवकों में से यदि कोई उसके लिए मर भी जाता तो उसे कोई फर्क ना पड़ता। उसे तो अपने लिए किसी अनोखे पुरुष का लंबा सा इंतज़ार था, जो आकर्षक भी हो, सलोना भी, और जो दामिनी के सौंदर्य की जगह उसके गुणों पर फिदा हो। सौंदर्य भला कहाँ स्थायी होता है ज़िंदगी में, वक्त के थपेड़े सौंदर्य को भी नहीं बख्शते। दामिनी अपने प्रेम में स्थायित्व चाहती थी, शायद इसीलिए किसी सुलझे विचारों वाले धैर्यवान प्रियतम का इंतज़ार था उसे। पहली नज़र में किसी पर मर मिटने का दावा दामिनी कभी नहीं करती। वो तो सोच समझ कर, जांच परख कर ही किसी को अपना हृदय देगी, उसने निर्णय किया था। लेकिन अभी तक उसकी नज़रों के सामने से ऐसे व्यक्तित्व वाला कोई भी इंसान नहीं गुजरा था। अतः दामिनी अभी तक प्रतीक्षारत थी। तभी कॉलेज में हिंदी के नए प्राध्यापक सोहम शर्मा आए थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आकर्षित कर जाए। उड़ती नज़रों से सभी की तरह दामिनी ने भी उन्हें देखा और बस नज़रें फेर ली। नए प्राध्यापक के आने पर प्राय छात्रों में यह उत्सुकता रहती है कि उनका क्लास कैसा रहेगा, पर प्राध्यापक सोहम शर्मा के लिए ऐसी कोई उत्सुकता भी नहीं थी दामिनी के लिए। परंतु जब डॉक्टर शर्मा ने पहले दिन क्लास शुरू किया तो उनकी ओजस्वी वाणी ने हौले से छू लिया था दामिनी के हृदय को। अनचाही ही वो एक आकर्षण में बनने लगी थी। जाने क्यों लगने लगा कि यह पीरियड कभी भी ख़त्म ना हो। उनके द्वारा बताए हुए महादेवी की कविताओं में छुपे उनके जीवन के सारांश को अभिव्यक्त करते डॉक्टर शर्मा जैसे दामिनी को अपने से लगे, बेहद अपने और दिल के करीब। जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है भला। दामिनी को न सोचने का वक्त मिला और ना ही परखने का। हृदय को बस में रखने का प्रयास भी असफल रहा। वो चकित रह गई। जीवन में प्रेम कदाचित हादसा ही होता है और यही हादसा
दामिनी के साथ हो गया। उसका हृदय उसका अपना नहीं रहा। अल्हड़ मस्त मौला सी जिंदगी जीने वाली युवती को गंभीरता की बीमारी हो गई। अब न मस्ती करने को जी चाहता और ना ही सजने संवरने को, बस प्रोफेसर शर्मा का ही इंतज़ार रहने लगा उसे। क्लास में डॉक्टर शर्मा ने भी कदाचित दामिनी की वेदना को उसकी आंखों में बांच लिया था, तभी तो वो भी कई बार गूढ़ नज़रों से उसे निहार लेते और उनके चेहरे पर पसर जाती एक कोमल स्नेहमयी मुस्कुराहट। दामिनी उस मुस्कान की आभारी हो चली थी जो दामिनी के स्नेहाभिव्यक्ति को एक मौन स्वीकृति प्रदान करती थी। दामिनी अपने भावनाओं को शब्द में पिरोकर अपनी बात डॉक्टर शर्मा तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कैसे करती ऐसा? नारी सुलभ संकोच उसे हमेशा रोक लेता। वो प्रेम पत्र लिखती भी और फाड़ भी देती। वक्त गुजरता रहा। डॉक्टर शर्मा के प्रति दामिनी का आकर्षण महकता चला गया। इस प्रेम का उत्पीड़न इतना गहरा था कि दामिनी की आंखें देर रात तक तकिए को गीला करती रहती। कई बार दामिनी को डॉक्टर शर्मा पर रोष आता, जो प्रेम स्वीकारने में पहल नहीं कर पा रहे थे। स्नेह तो देखा था दामिनी ने उनकी आंखों में, कभी कभार चेहरे पर पसर जाने वाली उदासी में, और कई बार सारे बंधनों से मुक्त होकर होठों पर खिल जाने वाली उनकी जानलेवा मुस्कुराहट में। तभी एक बार कॉलेज के वार्षिकोत्सव के दौरान उसकी नज़र डॉक्टर सोहम शर्मा पर पड़ी, जिनके साथ एक सांवली सलोनी सी युवती थी जो निस्संदेह विवाहित थी। मांग में भरा सिंदूर व गले का मंगलसूत्र उसके विवाहित होने का सबूत था, लेकिन वो डॉक्टर वर्मा के साथ क्यों है भला? तड़प उठी थी दामिनी, कहीं वो डॉक्टर शर्मा की पत्नी तो नहीं? एक अजीब सी बेचैनी से भर उठी थी वह, पर यही सच था, वो डॉक्टर शर्मा की पत्नी ही थी। दामिनी ने कई बार चाहा था कि अपने सहपाठियों से डॉक्टर शर्मा के बारे में कुछ पूछे, पर नहीं पूछ पाई। भय लगता था कि कहीं मन की बात चेहरे पर न झलक जाए। दामिनी अपनी भावनाओं को जलील नहीं होने देना चाहती थी, पर अचानक यह पता चलते ही कि डॉक्टर शर्मा विवाहित हैं, दामिनी के इंतज़ार पर एक पूर्ण विराम लग गया। सच्चाई बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी, पर इस सच्चाई को पूरी कड़वाहट के साथ ही गले से उतारना दामिनी की नियति बन गई थी। अब भले ही प्रेम शब्दहीन रह गया हो, पर डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर छलक उठे भावों को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाई, और यही वजह थी कि उसने इस प्रेम को हृदय से निकाल देने का कोई प्रयास ही नहीं किया। एक स्नेहदीप बड़ी निष्ठा से हृदय में लगातार जलता रहे तो इसमें भला क्या हर्ज है? इस प्रेम से व्यथित होने का कष्ट हो या रोमांचित होने का सुख, दोनों दामिनी की अपनी निजी बात थी। इससे इस संपूर्ण संसार में किसी का कोई लेना देना नहीं था। दामिनी ने हृदय को समझा दिया। दामिनी के हृदय में जलते इस प्रेम की लौ को नई ज्योति मिलती डॉक्टर शर्मा के नयनों से, जिनमें स्नेह सागर सदैव उमड़ता रहता, निस्वार्थ, निष्कलंक और पवित्र। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। दामिनी के कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका विवाह तय हो गया। हर युवती की तरह दामिनी को भी विवाह की अपने एक छोटे से घर की, नन्हे मुन्ने बच्चों की ललक थी। डॉक्टर शर्मा के प्रति अपने स्नेहिल भाव को हृदय में सजाए दामिनी संदीप की पत्नी बन गई। शादी के बाद कुछ साल दामिनी ने सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां निभाई। माँ बनी, फिर संदीप के ही आग्रह पर उसने अधूरी पढ़ाई पूरी की, एमए कर लिया, पीएचडी भी, और अंततः उसी कॉलेज प्राध्यापिका भी बन गई जहां वो पढ़ती थी। संदीप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। उन्मुक्त विचारों वाले सरल व्यक्तित्व के स्वामी संदीप ने दामिनी के जीवन को अभावों से कोसों दूर रहने का सदैव प्रयास किया था। 2 संतानों की खिलखिलाहट और संदीप की निष्ठा और प्रेम ने दामिनी को अपेक्षा से अधिक मानसिक संतुष्टि दी थी, लेकिन उसके मन में बसी डॉक्टर शर्मा की याद
कभी भी धूमिल नहीं हो पाई थी। हृदय में बसा स्नेह अनायास श्रद्धा में परिवर्तित हो गया था। डॉक्टर शर्मा तो असाधारण व्यक्ति थे। उनकी सफलताओं की खबर दामिनी को अखबारों से लगातार मिलती रहती थी। कई बार दूरदर्शन पर भी डॉक्टर शर्मा के दर्शन हो जाते थे। कोई भय नहीं था उसे कि वे उसे पहचान लेंगे। जाने कितने लोगों से संपर्क रहा है डॉक्टर शर्मा का, कितने ही छात्र छात्राओं को पढ़ाया है उन्होंने। उन सबको याद रखना क्या संभव होगा? और फिर दामिनी भी तो काफ़ी बदल गई है। डॉक्टर शर्मा पहचाने या न पहचाने, पर दामिनी तो उन्हें जानती है ना। मंच संचालन करते हुए वे अपने शब्दों को लड़खड़ाने से रोक पाएगी। स्वयं पर ऐसा विश्वास उसे नहीं था। इस कार्यक्रम की अहमियत दामिनी भी अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए तो स्वयं को मंच से दूर रखना चाहा था उसने। सुबह न भूख लगी न प्यास, रत्ती भर भी घर के दायित्वों के निर्वाह की इच्छा भी नहीं हुई। बस मन में एक अजीब सी खलबली मची थी। सालों बाद अपने श्रद्धेय से सामना करने की उत्सुकता थी शायद। 2 बच्चों की मां बनते ही दामिनी के शरीर में सहज परिवर्तन आ गया था। स्लिम ट्रिम काया अब बेडोल होती चली गई। इतनी बेडोल कि कई बार संदीप उसे मोटी कहकर भी चिढ़ाते थे। घर व कॉलेज की जिम्मेदारी, बच्चों की देखरेख, अपने पठन लेखन की रुचि आदि के उपरांत दामिनी इतना समय कभी भी निकाल नहीं पाती थी कि अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दे सके। परसों डॉक्टर शर्मा आएंगे, यह सोचकर भी अपने प्रेम को लेकर कोई अपराध बोध भी नहीं था दामिनी में। प्रेम तो ईश्वर की कृति है, सुंदर पावन कृति, बशर्ते कि उसमें स्वार्थ न हो, चाह न हो। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियां जोरों पर थी। मंच संचालिका से एक बार रिहर्सल करवा लेने के बाद भी दामिनी अब तक आश्वस्त नहीं थी। कुछ कविताओं की पंक्तियां उसे देते हुए दामिनी ने कहा था, स्वागत के लिए इन पंक्तियों को रट लेना, कार्यक्रम में निखार आ जाएगा और माहौल भी अच्छा बनेगा। अपर्णा, सब कुछ ध्यान से करना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम बहुत परेशान लग रही हो दामिनी, आखिर बात क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जिस काम के लिए मैंने मना कर दिया था, चाहती हूँ उसे तुम अच्छी तरह से पूरा करो। ऐसा ही होगा दामिनी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम आश्वस्त रहो। अपर्णा ने अपने दोनों हाथों को दामिनी के कंधों पर रखते हुए कहा था। तो दामिनी सचमुच आश्वस्त होने का प्रयास करने लगी। निर्धारित समय पर डॉक्टर शर्मा का आगमन हुआ। उनके आने से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा जांच कर ली गई थी। दामिनी प्रिंसिपल मैडम के साथ दरवाजे पर ही थी, बगैर किसी उधेड़बुन के। पर दर्शन की एक सहज सुलभ आकांक्षा ने आंखों को बेचैन करके रखा था। वह उनसे मिलना चाहती थी। कॉलेज में उनके प्रवेश करते ही छात्राओं द्वारा पुष्प बरसाकर उनका स्वागत किया गया और ऐसा करते ही एक स्मित मुस्कान उनके होठों पर फैल गई। दामिनी भी मुस्कुरा दी थी। कोई खास अंतर नहीं आया था डॉक्टर शर्मा में, बस बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए थे और थोड़ी सी तोंद भी बाहर निकल आई थी। दामिनी उन्हें लगातार देखती रही। आज भी वही सज्जनता स्पष्ट झलक रही थी उनके चेहरे पर। अपर्णा ने अपने दायित्व का निर्वाह अच्छी तरह से किया। शुरू से ही मंच संचालन सुरुचिपूर्ण पाकर प्रिंसिपल मैडम का चेहरा भी अच्छे से खिल गया था। डॉक्टर शर्मा ने जब अपनी ओजस्वी वाणी में बोलना शुरू किया तो हॉल में एक सन्नाटा सा छा गया। दामिनी का हृदय भाव विभोर होता जा रहा था। सधी हुई वाणी, प्रखर बुद्धि का परिचायक, उपयुक्त शब्द चयन और विलक्षण प्रतिभा के घोतक उनके विचार, कितना अद्भुत सामंजस्य था। सब कुछ न पातुला, न कम न ज़्यादा। सालों बाद पुनः डॉक्टर शर्मा को सुनकर मानो धन्य हो गई थी दामिनी। एक छोटी सी आकांक्षा अचानक से उसके मन में जागी। काश काश वो मुझे पहचान लेते। एक उत्सुकता जागी थी मन में, यह जानने की कि यदि पहचान लेंगे तो कैसी प्रतिक्रिया होगी उनकी। जिनके लिए हृदय में अपार श्रद्धा हो,
पूजनीय भाव हो, क्या उनसे इतनी सी उम्मीद रखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दामिनी के ही हृदय ने जवाब दिया था उसे। वो डॉक्टर शर्मा के करीब तक जाने का अवसर लगातार तलाशने लगी और ये अवसर बड़ी ही आसानी से बगैर प्रयास किए दामिनी को तब प्राप्त हो गया जब उन्हें मेहमान कक्ष में बिठाकर जलपान पेश करने की जिम्मेदारी अचानक ही प्रिंसिपल मैडम ने दामिनी को सौंप दी। डॉक्टर शर्मा कुछ भी खाने पीने को तैयार नहीं थे। व्यस्तता का कारण बताकर वो सिर्फ एक बोतल ठंडा पीकर बाहर निकलने को तत्पर हो गए थे। प्रिंसिपल मैडम व अन्य प्रोफेसरों के साथ दामिनी भी उनको विदा करने गेट तक आई। सुरक्षा कर्मियों से घिरे डॉक्टर शर्मा बड़ी तेजी से गेट तक पहुंचे थे। सभी लोग उनकी कार के पास एकत्र थे। उन्होंने सबको अभिवादन कहा, लेकिन कार की ओर बढ़ते बढ़ते उनके कदम अनायास ही रुक गए और वे पीछे मुड़े। सचिव के हाथ से एक पुष्प गुच्छ लिया, दामिनी के पास तक आए और पुष्प उसकी ओर बढ़ा दिया। थरथरा गई थी दामिनी। इतने सारे लोगों के सामने सिर्फ दामिनी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर कहीं डॉक्टर शर्मा रहस्यमय स्थिति तो पैदा नहीं कर रहे? पुष्प गुच्छ संभालते हुए दामिनी सभी के चेहरे का भाव देखना चाहती थी, पर अनायास ही आंखें डॉक्टर शर्मा की ओर उठ गईं, जहां से झांक रहा था एक कोमल, संवेदनापूर्ण, पवित्र स्नेह भाव। गदगद हो उठी थी दामिनी। दामिनी के हृदय की पवित्र भावना को बड़ी कोमलता से स्वीकार कर सालों बाद ही सही, पर डॉक्टर शर्मा ने एक प्यारा प्रतिदान तो दे ही दिया था। डॉक्टर शर्मा अब जा चुके थे। दामिनी ने देखा सभी के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था, पर स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी थी उसने। प्रश्न चिन्ह तो समय के साथ साथ चेहरे से मिट जाएंगे, पर सच बताया तो बेवजह शंका के घेरे में आ जाएगी वो। मन के रिश्ते की बात मन से ही होती है, जुबान से कभी नहीं। बड़ी ही सहजता से दामिनी ने अपने होठों को भींच लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अब बताइए। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिए और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अब रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।